नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज का ये वीडियो लेक्चर जो है क्रिमिनल केसेस की जजमेंट राइटिंग के ऊपर हमारा 5th वीडियो लेक्चर है, 5वां वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आपराधिक मामलों में जब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बना लिए जाते हैं, प्रकरण के अवधारण बिंदु जब निर्मित कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद कौन कौन से पॉइंट आते हैं, उसके बाद जो है किस किस प्रोसेस से जो है हमें आगे के बिंदुओं को विरचित करना होता है, आगे के पैराग्राफ्स को लिखना होता है और कैसे उन्हें व्यवस्थित करना होता है। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। मित्रों, आपराधिक मामले के निर्णय लेखन में जब आप पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन प्रकरण के अवधारण के बिंदु बना लेते हैं, उसके बाद जो स्टेप होता है वह होता है इन प्रश्नों की विवेचना या डिस्कशन। अब बात समझिएगा कि डिस्कशन या विवेचना जो है दो प्रकार से की जाती है। एक विवेचना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि हर एक पॉइंट का अलग अलग जो है डिस्कशन किया जाएगा, वन बाय वन। पहले बिंदु क्रमांक 1, फिर बिंदु क्रमांक 2, बिंदु क्रमांक 3। इस प्रकार से अलग अलग विवेचना की जा सकती है। इसी के साथ जो है जहां पर कुछ जो बिंदु है उनसे संबंधित जो साक्ष्य है, अगर वह साक्ष्य एक जैसी है, कॉमन साक्ष्य है, तो ऐसी कंडीशन में साक्ष्यों के दोहराव से बचने के लिए या साक्ष्यों के रिपीटेशन से बचने के लिए इन सभी बिंदुओं की विवेचना एक साथ भी की जा सकती है। जब हम इन बिंदुओं की विवेचना एक साथ करें तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन के बाद हमें जो है 6वें पॉइंट में इस बात को स्पष्ट लिख देना चाहिए कि भाई इन बिंदुओं के जो साक्ष्य हैं वह एक जैसे ही हैं और उन साक्ष्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उनके रिपीटेशन को टालने के लिए जो है इन सभी बिंदुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है। जैसे यहां पर हमने डाला है, लिखा हुआ है, देखिएगा, अवधारण के बिंदुओं पर साक्ष्य एक ही हैं, इस कारण पुनरावृत्ति टालने की दृष्टि से उनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है या किया जाएगा। इंग्लिश में देखें, द एविडेंस ऑन द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन इज कॉमन, hence it will be discussed together to avoid repetition। तो इस प्रकार से हम इस पैराग्राफ को डाल दें, उसके बाद जो है अगले पैराग्राफ से अगले स्टेप्स को हम देखें। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ऑप्शनल है कि अगर आप एक के बाद एक पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, वन बाय वन पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन का डिस्कस कर रहे हैं तो इस पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब का एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं, इन सब की विवेचना एक साथ कर रहे हैं, तो आप जो है इस बिंदु को डालिएगा, जिससे कि इस पैराग्राफ को डालिएगा, जिससे कि जजमेंट पढ़ने वाले को यह स्पष्ट हो जाए कि आगे का जो जजमेंट लिखा गया है वह किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहां पर जब आपने ये डाल दिया, अब इसके बाद जो है अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप जो है विवेचना के अंतर्गत आप समझिएगा कि जब हम विवेचना करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो यह डिस्कशन 3 स्टेप से होकर गुजरता है। यह विवेचना जो है, डिस्कशन जो है 3 चरण से होकर गुजरता है। सबसे पहले जो है इसके अंतर्गत साक्ष्य या तथ्यों का क्रमबंधन आता है, मतलब कि जो आपके मैटर में जो साक्ष्य आए हैं, जो तथ्य आए हैं, उनको हमें पहले जो है क्रमबंधन करना होगा, उनको जो है व्यवस्थित करना होगा, और व्यवस्थित करने के बाद, क्रमबंधन करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वह होता है इन साक्ष्यों का जो हमने क्रमबंधन किए हैं, इनका साक्षिक मूल्यांकन करना, इनका एप्रिसिएशन करना कि भाई जो एविडेंस आए हैं इनका नेचर क्या है, ये किस प्रकृति के हैं, ये स्वीकार हैं, अस्वीकार हैं, इन सब को जो है एप्रिसिएशन किया जाएगा। एप्रिसिएशन करने के बाद निष्कर्ष या फाइंडिंग निकाली जाती है। तो यहां पर विवेचन के यह स्टेप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब मार्शलिंग की जाएगी तो मार्शलिंग कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। बात को समझिएगा कि मार्शलिंग जो है एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है, यह अनुभव से आता है, प्रैक्टिस से आता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है अच्छे से मार्शलिंग करना आ जाएगी। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ डायरेक्शन, कुछ स्टेप बता रहे हैं कि अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन डायरेक्शंस को फॉलो कर कर अगर आप मार्शलिंग करेंगे तो आप जो है अच्छी मार्शलिंग करने में, प्रैक्टिस करने पर जो है आपको अच्छे से आ जाएगी। तो जब हम मार्शलिंग करते हैं तो बात को समझिएगा, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो लेना चाहिए
कि जो भी बिंदु है, मान लीजिए कि आप बिंदु क्रमांक 1 के ऊपर जो है मार्शलिंग कर रहे हैं, या बिंदु क्रमांक 2 पर मार्शलिंग कर रहे हैं, या बिंदु क्रमांक 3 पर मार्शलिंग कर रहे हैं, तो जिस बिंदु पर आप मार्शलिंग कर रहे हैं उस बिंदु से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको आप छांट लीजिए। देखिए कई सारे एविडेंस आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में, तो आपको जो है ऐसे तथ्यों को, ऐसे साक्ष्यों को छांट लेना है जो कि उस बिंदु से संबंधित है जिस पर आप मार्शलिंग कर रहे हैं, जिस पर आप विवेचना कर रहे हैं। तो उनको छांट लीजिएगा और उसके बाद उनका समूह बनाइए। समूह कैसे बनाना है कि वो कौन कौन से तथ्य हैं, वह कौन कौन से साक्ष्य हैं जो कि इस पॉइंट का, जिसका आप विवेचन कर रहे हैं, वह उसके समर्थन में है, या कौन से वो पॉइंट हैं जो उसका समर्थन नहीं करते हैं, या कह सकते हैं उसके विपरीत बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पहले ग्रुपिंग बना लीजिए। अब ग्रुपिंग बनाने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा जो है चरण है, उसमें क्या किया जाएगा कि जो पॉइंट है या जो बिंदु है उसको साबित करने का भार किसके ऊपर है। आप जो है फिर ये देखिए कि इस पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन को साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह किस पक्षकार के ऊपर है। अब आपने यहां पर ये देख लिया कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन को साबित करने का भार किसके ऊपर है। अब इसके बाद आप मार्शलिंग पर आइएगा। तो यहां पर ये करने के बाद अगला जो स्टेप होता है, बात को समझिएगा, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब अगला स्टेप होता है इसमें क्या करना है कि जैसे कि अगर अभियोजन पर सबूत का भार है या बचाव पक्ष पर सबूत का भार है, इन दोनों का जिस पर भी सबूत का भार है, इस पॉइंट को साबित करने का उससे आप स्टार्ट कीजिएगा कि भाई अभियोजन पक्ष ने जो है किस किस का एग्जामिनेशन कराया है, और उस एग्जामिनेशन में सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ में जो मुख्य परीक्षण होता है उसमें जो प्रस्तुत किए गए तथ्य हैं उनका आप पहले क्रमबंधन करिएगा, और उनको क्रमबंधन करने के बाद अगर कोई प्रति परीक्षण है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, और उसके अंतर्गत कोई खंडनीय साक्ष्य आए हैं, कोई ऐसे साक्ष्य आए हैं जो कि एग्जामिनेशन इस चीफ में जो बातें कही गई हैं उनका खंडन करने वाले हैं, तो आप जो है उनको व्यवस्थित कीजिए, उनको वहां जमाइए। अब यहां पर हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। मित्रों बात को समझिएगा कि जब प्रमुख साक्षी या साक्षियों के एग्जामिनेशन इन चीफ को जब हम व्यवस्थित कर रहे हो, जब उनका मार्शलिंग कर रहे हो, तो हमें यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक से अधिक अगर जो है साक्षी है और वह सभी की सभी साक्षी जो है एक ही जैसे कथनों को करते हैं, तो यहां पर हमें जो है उन सभी साक्षियों को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल दिया था जहां पर ए और बी माता पिता हैं, इन दोनों ने जो है यह कथन किए हैं कि भाई इनकी बेटी को मारा पीटा जाता था, ससुराल वाले जो है दहेज की मांग करते थे। इन दोनों ने कथन किए हैं, एक जैसे कथन किए हैं, तो यहां पर हमको अलग अलग इनके कथनों को, इनके एग्जामिनेशन इन चीफ में आई गई बातों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि अभियोजन साक्षी ए और अभियोजन साक्षी बी, इन ये जो कि पीड़िता के माता पिता हैं, इन दोनों ने यह कथन किए हैं, इस तरह से कथन किए हैं, तो इनको हम लिख दें। अब इसके बाद इन्होंने जो कथन किए हैं, इन कथनों को अगर कोई अन्य साक्षी द्वारा उनकी पुष्टि की जा रही है कि जो साक्षी सी है ये भी यही बात कहता है कि उनकी बेटी जब भी आती थी तो वह अपने माता पिता से जो है इस बात की शिकायत किया करती थी कि उनके ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। अब सी भी यही कह रहा है, तो यहां पर आप इनकी पुष्टि कारक के जो भी कथन किए गए हैं सी ने, उसको बता दीजिए कि सी जो है उसके कथनों से भी ए और बी के कथनों की पुष्टि होती है। जब आपने ऐसा कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा अगर प्रति परीक्षण में, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई ऐसे साक्ष्य आए हैं, ऐसी कोई तथ्य आए हैं जो कि ए और बी की बातों को या ए और बी के कथनों का खंडन करते हैं, तो उसके बाद आप उनको व्यवस्थित कीजिए कि भाई ए और बी ने का प्रति परीक्षण जब किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया गया, तो इन्होंने जो है यह बात कही जो कि इनके इन कथनों को जो एग्जामिनेशन इन चीफ में आए हैं उसका खंडन करते हैं। तो यहां पर आपने इनको व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अब हमको बचाव पक्ष ने भी भाई कुछ एविडेंस पेश किए होंगे। अगर बचाव पक्ष ने कोई एविडेंस पेश नहीं किए हैं तो आप यहां पर लिख लीजिएगा कि बचाव पक्ष के द्वारा
इन साक्ष्यों का कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन या कोई भी इनके साक्ष्यों का खंडन नहीं किया गया है, वो लिख दीजिएगा। लेकिन अगर बचाव पक्ष ने साक्ष्य दिए हैं या बचाव पक्ष ने अपने कुछ साक्ष्यों को जो है पेश किया है, तो ऐसी कंडीशन में बचाव पक्ष के साक्ष्यों को आप उस पर लेके आए, उनके एग्जामिनेशन चीफ को लिखें। अगर उन साक्ष्यों का किसी ने पुष्टि की है तो उनको भी आप लेके आए, और उसके बाद उन बचाव साक्ष्यों का प्रति परीक्षण किया गया, और प्रति परीक्षण में अगर कोई ऐसे तथ्य आए हैं जो कि इन बचाव साक्ष्यों के साक्ष्यों का पुष्टि करते हैं, तो आप उनको भी वहां पर व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार से आप जो है मार्शलिंग कर सकते हैं कि भाई इस तरह से आप व्यवस्थित कर लें। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यहां पर देखिए हमने एक ही बिंदु की बात की, इसी प्रकार से आप बिंदु क्रमांक 2, बिंदु क्रमांक 3, इन तीनों के जो भी है इनकी आप मार्शलिंग करेंगे। अब मार्शलिंग करने के बाद क्या किया जाता है, अब इसके बाद जो है साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है, एप्रिसिएशन किया जाता है कि भाई जो साक्ष्य आए हैं, ए ने जो कहा है, बी ने जो कहा है, सी ने ये कहा है, इनका साक्ष्यिक मूल्य क्या है, इनको न्यायालय जो है मान्य करेगा या इनको नहीं मानता है। अगर इनके साक्ष्यों को न्यायालय जो है नहीं मानता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, इन सब चीजों का उल्लेख जो है एप्रिसिएशन में या साक्ष्यों के मूल्यांकन में किया जाता है। अब मित्रों इसके बारे में कि साक्ष्यों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस कैसे किए जाते हैं, इसके संबंध में जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे, तो उसमें हम सब देखेंगे। मित्रों जजमेंट राइटिंग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जब आप जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत किसी साक्षी का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कि अभियोजन साक्षी ए ने यह कथन किए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी साक्षी का उल्लेख कर रहे हैं तो आप उनका वह क्रमांक, जो उनका साक्षी क्रमांक है, जो उनका विटनेस नंबर है, वह आप जरूर डालिएगा। जैसे कि अगर ए अभियोजन साक्षी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके आगे आशा ए। अगर उसका नंबर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, आपके प्रश्न पत्र में दिया गया होगा जहां तक है, तो आप इसको डालिएगा। और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, PW 1 2 3, जो भी नंबर है वो लिखेंगे। वहीं अगर कोई डिफेंस विटनेस है, कोई बचाव साक्षी है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, जैसे कि बी जो है डिफेंस विटनेस है, तो आपको लिख देंगे इंग्लिश में DW1 DW2 DW3 करके लिखेंगे। और अगर कोई दस्तावेज है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आया है और उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया गया, देखिए एग्जिबिट तो किया ही गया होगा तभी तो आपके रिकॉर्ड पे आया है, तो जब एग्जिबिट किया गया है तो उस एग्जिबिट का नंबर आपको डॉक्यूमेंट को डालना पड़ेगा। जैसे कि FIR जो है यह जो है पुष्टि करता है, तो उसको जो है एग्जिबिट P1 या P2 P3 जो भी उसका नंबर है, अगर इंग्लिश में देखें तो हम प्रादर्श P1 P2 P3 जो भी उसका नंबर है, इस प्रकार से आपको नंबरिंग वहां पर उस डॉक्यूमेंट के साथ, उस साक्षी के साथ डालना चाहिए। मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो विवेचना की जाती है, विवेचना के अंतर्गत जो मार्शलिंग की जाती है, जो क्रमबंधन किया जाता है, उसके स्टेप्स को आपको बतलाया। अब आपको जो है क्या करना है, आपको जो है प्रैक्टिस करना है। देखिए बगैर प्रैक्टिस किए आपको इस वीडियो लेक्चर का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है मार्शलिंग करना आ जाएगी। तो यहां पर जो है हमने स्टेप्स को आपको बतलाया। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई डाउट्स है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जो है प्रश्न कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जो है यथासंभव जरूर करेंगे। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस के संबंध में, और इसी के साथ साथ फाइंडिंग्स कैसे निकाली जाती हैं, निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं, उसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।